हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे मोशन, तो उसी सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मोशन, अर्थात गति के नियम। और इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है जड़त्व, अर्थात इनर्शिया। तो जड़त्व या इनर्शिया कहते किसे हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। और वी कैन से इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स रेस्ट पोजीशन और मूविंग पोजीशन, और वी कैन से इट्स चेंज इट्स रेजिस्ट टू चेंज इन पोजीशन। तो हम देखेंगे इसमें जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। तो जड़त्व बेसिकली जो है वो हमारी मास से रिप्रेजेंट होती है। इट इज यह कह सकते हैं कि जड़त्व जो है वो किसी भी बॉडी के मास से प्रदर्शित होती है। जैसे कि फर्स्ट अगर बात करें हम, एक आपकी कार है और एक है बस। तो अगर हम एक कार को अगर पुश करना चाहें तो उसको रेस्ट से मूविंग कराने के लिए हमें बस की अपेक्षा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जबकि अगर एक बस को अगर हमें पुश करना पड़े तो उसमें हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हैवियर बॉडी है तो उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हमारी लाइट है वेट में बॉडी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसके अगर हम देखेंगे टाइप ऑफ इनर्शिया, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज inertia of rest, second is inertia of motion, and third is inertia of direction। कैसे कहेंगे कि inertia of rest, रेस्ट का मतलब अर्थात अगर कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, रेस्ट मतलब विराम अवस्था है। अगर कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो वस्तु का वह गुण क्या कहलाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर वस्तु बात करें अगर मूविंग पोजीशन में है और वो अपनी मूविंग स्टेट का अपोज करती है, चेंज इन मूविंग स्टेट, अगर मूविंग स्टेट में परिवर्तन का जो विरोध करती है तो वो इनर्शिया कहलाता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई वस्तु अपना गति परिवर्तन का विरोध करती है तो वो इनर्शिया यानी जड़त्व हमारा कहलाता है दिशा का जड़त्व। अगर कोई वस्तु अपनी दिशा परिवर्तन का विरोध करती है तो वो जड़त्व कहलाता है दिशा का जड़त्व। और बात करें तो रेस्ट की, मान लीजिए जैसे कि सभी ने देखा होगा बचपन में बाग में अपने गए होंगे आम के, और आम की डाली को बहुत जोर जोर से हिलाते हैं तो क्या होता है? आम गिरने लग जाते हैं। वो क्या होता है कि जैसे ही हम डाली को हिलाते हैं तो हिलाने से जो डाली है वो तो मूविंग स्टेट में आ जाती है, लेकिन जो उस पर लटके हुए आम है वो अपनी रेस्ट पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है? आम नीचे गिर जाते हैं। और बात करें डेली लाइफ में, अगर हम किसी मान लीजिए एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं और बस क्या है वो रुकी हुई है, स्टेज यानी विराम अवस्था में है, और जैसे ही अचानक बस चलने लग जाती है तो सभी यात्री क्या होते हैं? पीछे की ओर गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लोअर पार्ट है वो तो बस के साथ मूविंग स्टेट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट क्या है? वो अपनी रेस्ट पोजीशन को कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से जो रेस्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो वहां पे वर्क करता है और हमारी बॉडी पीछे की ओर मूव हो जाती है। और बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन, तो सेम एज ही अगर कोई वस्तु अपनी गति अवस्था यानी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते हैं तो ऐसा जो जड़त्व है यानी इनर्शिया है वो कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन यानी गति का जड़त्व।
मान लीजिए सेम कंडीशन, अगर इस बार आपकी जो गाड़ी है यानी बस है वो मूविंग है और मूव करते करते अचानक वो किसी पॉइंट पे क्या करती है, एक ब्रेक लगाती है किसी स्टेशन पे, तो सभी यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर मूव हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि अगर जो हमारा लोअर पार्ट है वो तो बस के साथ स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है, यानी रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट जो है वो अपनी मूविंग स्टेट का अपोज करता है, जिसकी वजह से सभी यात्री आगे की ओर मूव हो जाते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन दिशा का जड़त्व, अगर कोई वस्तु अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करती है तो वो इनर्शिया कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सेम कंडीशन में अगर मान लीजिए आप बस किसी मोड़ पे है, यानी किसी टर्न लेती है, वो अगर राइट टर्न लेती है तो हम लेफ्ट की साइड मूव हो जाते हैं, और अगर वो लेफ्ट टर्न लेती है तो सभी यात्री यानी पैसेंजर क्या आते हैं, वो राइट की साइड मूव हो जाते हैं। तो यही सेम रीजन है कि अगर लोअर पार्ट है वो तो डायरेक्शन चेंज कर लेता है बस के साथ, लेकिन अपर पार्ट हमारा बस के साथ क्या करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जिसकी वजह से वो क्या होता है, दूसरी साइड में मूव हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो नेक्स्ट बात करें इसी में, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति के नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें जो फर्स्ट मोशन है यानी फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ को ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, अर्थात इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। दैट मीन्स अगर कोई एनी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन यानी कोई भी स्टेट उसकी है उसको कंटिन्यू करता है, अगर वो रेस्ट पोजीशन है तो रेस्ट को कंटिन्यू करेगा, और अगर वो मूविंग स्टेट है तो मूविंग स्टेट को कंटिन्यू करेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ना हो। मान लीजिए ये को आपकी कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो स्टेशनरी यानी एट रेस्ट है, रेस्ट में है, मास इसका m है, तो ये क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इस पर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ये मूविंग नहीं होगा। मान लीजिए आपके रूम में एक चेयर है, तो जब तक आप उसे उठा के दूसरी जगह नहीं रखोगे तो वो हमेशा रेस्ट में है, जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहेगी। और नेक्स्ट अगर बात करें, मान लीजिए सेम ऑब्जेक्ट है, मास m और मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, यानी वो क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन में है और वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। मान लीजिए जो एयर है या फिर जो सरफेस है उसका जो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस है वो क्या है, जीरो है यानी शून्य है। तो इस कंडीशन में मान ये हो जाएगा कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है और वो v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्सर्टेड ना हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई साइकिल से आप जा रहे हो और साइकिल की राइड कर रहे हो, तो राइड होती रहेगी साइकिल आपकी यानी चलती रहेगी जब तक कि आप उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट बात करें सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम किसे कहते हैं, तो द्वितीय नियम से पहले हमें, द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हमें एक क्वांटिटी है उसे जानना पड़ेगा, वो है संवेग यानी मोमेंटम। संवेग अर्थात मोमेंटम कहते किसे हैं, तो संवेग क्या होता है, ये गुणनफल होता है द्रव्यमान और वेलोसिटी का। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो मोमेंटम इसे डिनोट करते हैं P से, और P इक्वल टू होता है mv, यानी मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी तो यहां से यूनिट देखते हैं, मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर अब बात करें द्वितीय नियम क्या होता है, तो द्वितीय नियम है किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है, और वी कैन से द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट। तो यहां से हम करेंगे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली इक्वल होता है dp अपॉन dt, और यहां से जो चेंज इन मोमेंटम है यानी संवेग में जो परिवर्तन है उसकी दिशा भी लगाए गए फोर्स की दिशा में ही होती है।
तो यहां से अगर बात करें कि F इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन, या कि हमारे पास जो है P की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू एम वी, और यहां से अगर हो जाएगा P की वैल्यू रखते हैं एम वी, तो डी एम वी इंटू डी टी। तो बात करें F इज इक्वल टू, यहां से देखो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का एक कांस्टेंट चीज होती है, वो चेंज नहीं होता, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m dv अपॉन dt, एंड चेंज इन वेलोसिटी या रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। तो F इज इक्वल टू m a, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और बात करें तृतीय नियम की, तो थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी किसी भी क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी विपरीत दिशा में क्या होती है, एक इक्वल प्रतिक्रिया होती है। तो बात करें अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो गति का तृतीय नियम क्या होता है कि एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया की एक क्या होती है, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं किसी भी यानी कोई भी वस्तु है उस पर फोर्स एक्सर्टेड कर रहा हूं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और सेकंड ऑब्जेक्ट इज ये है, तो अब मैं क्या करता हूं, पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। तो अगर जितना ही मैं फोर्स ऊपर से दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है। तो यानी प्रत्येक जो एक्शन होता है, यानी क्रिया होती है, उसकी एक अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक इज संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, यानी किसी वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं हो, तो उस बॉडी का जो रेखीय संवेग है वो सदैव नियत रहता है। ठीक है, इफ external force not exerted on a body, then the momentum of the object is remains constant। यानी बात करें तो अब अभी हमने पढ़ा था कि जो F इक्वल टू होता है सेकंड लॉ से dp अपॉन dt। अगर हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स है, मान लीजिए वो उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा, एब्सेंस में, यानी F इक्वल टू 0, तो यहां से हो जाएगा 0 इक्वल टू dp अपॉन dt, और वी कैन से dp इक्वल टू 0, और यहां से अगर मैं dp इक्वल टू 0 है तो इससे हो जाएगा p इक्वल टू कांस्टेंट, यानी नियतांक। ये आया कैसे है, तो अगर हम यहां पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं dp इक्वल टू 0, तो यहां से dp का जो हो जाएगा वो होगा p, और 0 का जो वो होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट। तो यहां से p इक्वल टू हो जाएगा आपका कांस्टेंट, यानी नियतांक। दोबारा देखेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, तो उसका जो संवेग है, या कह सकते हैं कि रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स नॉट एक्सर्टेड ऑन इट। तो आशा करते हैं कि आज का ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ। धन्यवाद।